जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सामाजिक तौर पे हर आदमी धन की कामना करता है। हर आदमी चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। हर आदमी चाहता है कि हमारे आय के साधन अच्छे हों। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास धन हो, वाहन हो, भूमि हो, मकान हो, फ्लैट हो, कोठी हो, बंगला हो। इस सब सारी चीज़ों की जो है हर आदमी कामना करता है। लेकिन ये जो सब चीज़ हैं ये मिलती तब हैं जिंदगी में जब आपके कुंडली के अंदर आय का साधन अच्छा हो, धन की स्थिति अच्छी हो और आपकी लगन की स्थिति अच्छी हो, तब ये सारी चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए। बात करते हैं कि हमारी जन्म कुंडली का एक छोटा सामने नक्शा बना रखा है। ये भाव है, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब भाव के हिसाब से हमने आपकी कुंडली बना रखी है। तो इसमें जो दूसरा भाव है धन भाव कहलाता है। प्रथम जो भाव है वो लगन का भाव कहलाता है और जो 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो हमारी आय का और हमारा जो लाभ है, लाभ का भाव कहलाता है। दूसरा भाव धन का है। धन का मतलब होता है कि हमारे पास जो संचित धन है, सोना है, चांदी है या हमारी तिजोरी में बंद पैसा है, उसको हम कहते हैं संचित धन। आमदनी जो हम देखते हैं, जो हमारे इनकम का स्रोत होता है, वो हम 11वें भाव से देखते हैं, एकादश भाव से देखते हैं। जो जमीन में गढ़ा हुआ धन कई बार किसी को मिलता है, उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, ये जब सब चीज़ें होती हैं, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इसको हम पंचम भाव से देखते हैं। नव स्थान को भी हम जुआ, सट्टा, लॉटरी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि दोनों ये त्रिकोण है, तो त्रिकोण से त्रिकोण में दोनों में इन चीज़ों को भाव से विचार किया जाता है। चौथा जो स्थान है ये भूमि, मकान, वाहन, फ्लैट, प्लॉट, कृषि योग्य भूमि, ये सब के बारे में चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। हमने मोटर गाड़ी लेनी है, कोई प्लॉट है हमारे पास, मकान है, कोई पुराना है, नया है, कोठी है, बंगला है, कृषि योग्य कोई धरती है, तो इन सब चीज़ों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जातक धनिक कैसे होता है, ऐसे कौन कौन से हमारी कुंडली में योग होते हैं जिससे जातक की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। तो पहला जो आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुने, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि जातक की आर्थिक स्थिति को हम स्वयं अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष सेवा वृंदावन बहुत उभरता हुआ चैनल है, बहुत से लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। जो हमसे नए जातक या हमारे नए जो ऑडियंस हैं, हमारे जो नए दर्शक हैं, वो हमारे से जुड़े हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा जो भी आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं हम कि धन भाव का स्वामी धन भाव में हो, आय भाव का स्वामी आय भाव में हो और लगन का स्वामी लगन में हो, तो जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो धनी होता है। लगन का स्वामी, आय भाव का स्वामी, अगर ये दोनों स्वामी धन भाव में बैठे हो, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी लगन में बैठे हो तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। लाभेश और धनेश, ये लाभेश है, ये धनेश है, दोनों आपस में मित्र हों और दोनों के दोनों यहाँ बैठे हुए हों लगन के अंदर, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगर ये आय भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, ये तीनों जो इन भावों के स्वामी हैं, वो तीनों अगर लगन में स्थित होते हैं तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, जातक धनवान होता है। अब देखते हैं कि लगन भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी आय भाव में हो, आय भाव का स्वामी धन भाव में हो या लगन में हो, तो भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीनों भाव हैं, धन भाव, लगन भाव और आय भाव,
इन तीनों के मालिक अगर आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, एक साथ रहते हैं या एक भाव में 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, किसी में भी, तो जातक बहुत धनवान होता है, क्योंकि ये धन का भाव है, यहाँ से धन आना है, ये आय का भाव है, यहाँ धन हमें लाभ देगा, और ये हमारी लगन है। तो ये धन का भाव, लाभ का और धन का जो भाव है, अगर ये दोनों के दोनों हमारे लगन भाव से, लगन से संबंध बनाते हैं, तो जातक सुखी होता है, धनवान होता है, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। ऐसा जातक बहुत सुदृढ़ होता है। अब देखते हैं कि लग्नेश, लावेश और धनेश। लग्नेश, लावेश और धनेश और भाग्येश, ये अब चौथा घर भी अपने भाग को जोड़ लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। ये हमारे शास्त्रों की भाषा है कि हमेशा आदमी का भाग्य फलता है। भाग्य फलता है तो उसकी विद्या भी काम आती है, बुद्धि भी काम आती है, उसकी मेहनत भी काम आती है। और जब भाग्य नहीं फलता है तो कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। सिर्फ जो व्यक्ति है या जो जातक है या जो लगनेश है, गुजारे लायक कमाता है और अपनी ज़िंदगी बसर करता है। भाग्य फलता है तो बुद्धि विद्या सब काम आती है। हाथ लगाते ही मिट्टी में सोना हो जाता है, किसी भी काम में हाथ डालते ही पौवारे हो जाते हैं, किसी भी काम में हाथ डालते ही उसके बहुत उसकी स्थिति अच्छी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाग्य ये भी प्रबल है। भाग्येश, लाभेश, लग्नेश और धनेश, अगर ये चारों किसी भी एक भाव में बैठे हों तो जातक महाधनी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है। लाभेश आय भाव में बैठा हो, निरंतर उसको भाग्य में आय का स्रोत बना रहता है। लग्नेश भाग्य में बैठा हो और भाग्येश लगन में बैठा हो तो भी निरंतर उसको भाग्य का साथ मिलता है। धन भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हो, भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठा हो तो निरंतर उसके भाग्य में धन का आवागमन लगा रहता है। इसी प्रकार हम चारों जो ग्रह हैं, ये चारों जो भाव हैं, इनके जो स्वामी हैं, अगर वो 4 या 2 इन किसी भी भावों में इकट्ठे बैठते हैं, धन भाव में, लगन भाव में, आय भाव में या भाग्य भाव में, ये हमारा भाग्य है। ये 2 स्वामी या ये 2 स्वामी या ये 2 स्वामी, कोई से भी 2 स्वामी अगर कहीं भी बैठते हैं तो उसके पास आय का स्रोत निरंतर बना रहता है। अगर दूसरे स्थान पर, ये दूसरा स्थान धन भाव है, पाप ग्रह हो, पाप ग्रह में कौन है? शनि है, मंगल है, ये मंगल देवता हैं, शनि देवता हैं, राहु है और साथ में केतु है। ये 4 ग्रह पापी ग्रह हैं। मंगल भी बहुत पापी ग्रह है, शनि पापी ग्रह, राहु पापी ग्रह, केतु पापी ग्रह। तो ये जो चारों ग्रह हैं, इनमें से कोई 1 या 2 या इससे अधिक शत्रु क्षेत्र में बैठे अथवा इन ग्रहों की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो। ये जो 4 ग्रह हैं, ये इनकी किसी की भी द्वितीय भाव पर दृष्टि हो, द्वितीय भाव में बैठे, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, यहाँ केतु बैठ जाए, या ये इस पर दृष्टि डालें। दृष्टि यहाँ से भी आ सकती है, कुछ ऐसे ग्रह उनकी दृष्टि 5 भी होती है, यहाँ से भी आ सकती है। कुछ ऐसे ग्रह की दृष्टि यहाँ बैठ कर तीसरी दृष्टि भी आ सकती है, शनि महाराज की तरह। तो जो संचित धन होता है उसका ये जो पाप ग्रह है इसका नाश करते हैं। अगर कोई भी पापी ग्रह, शनि हो, मंगल हो, सूर्य, अगर अष्टम में बैठेंगे शनि, मंगल, सूर्य, तो जो संचित धन होता है, इकट्ठा धन होता है, उसकी दृष्टि धन भाव पर जा रही है। यहाँ जो ग्रह बैठेंगे, सूर्य को भी हम पापी नहीं मानते, लेकिन ये भी एक बड़ा क्रूर ग्रह है। सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, या कोई भी ग्रह बैठा हो, पूरी सप्तम दृष्टि धन भाव पे जाती है। तो उसका जो संचित धन होता है, सोना चांदी, तिजोरी में बंद पैसा, उस पैसे को ये जो ग्रह हैं उसका नाश कर देते हैं। कोई भी पापी ग्रह चाहे उसकी द्वितीय भाव में अपनी राशि ना हो, जो द्वितीय भाव पे ग्रह दृष्टि दे रहा है, चाहे उसकी राशि हो चाहे ना हो, लेकिन वो उसका फल अच्छा नहीं होगा पाप ग्रह। इसी प्रकार जो पंचम भाव है हमारा, अगर शनि यहाँ बैठे, शनि महाराज, उनकी 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 धन भाव पर होगी तो संचित धन का नाश करेंगे। यहाँ सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, केतु बैठा है, इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि धन भाव पर उसका नाश करेंगे।
ये जो भाव है कर्म भाव, यहाँ से राहु बैठा है, उसकी 5वीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बैठ के राहु और केतु भी उसके संचित धन का नाश करते हैं। तो ये जो ग्रह हैं, चाहे बेसिक इनकी अपनी राशि हो या ना हो, लेकिन यहाँ बैठ के उन्होंने दिक्कत करनी होती है। मंगल की जो दृष्टियाँ हैं, मंगल की दृष्टि होती है 4थी 7वीं 8वीं। मंगल यहाँ बैठा है एकादश भाव में और दृष्टि उसकी 2य भाव पे जा रही है, तो ये भी संचित धन का नाश करता है। इसी प्रकार मंगल सप्तम में बैठा है तो भी उसकी दृष्टि धन भाव पे जाती है, तो भी वहाँ वो धन का, संचित धन का नुकसान करेंगे या नाश करेंगे। 6ठे भाव में राहु बैठा है, राहु की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि 5वीं 7वीं और फिर 9वीं दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि होती है 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। केतु की भी वही दृष्टि है 5वीं 7वीं और 9वीं। शुक्र की जो है 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की होती है 5वीं 7वीं और 9वीं। बुध की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की सप्तम होती है और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि होती है। इन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। तो जो ग्रह जिस तरीके से वहाँ धन भाव पे अगर इसकी कोई दृष्टि है तो ये धन का नाश करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि धन भाव का स्वामी शनि है, तो वहाँ शनि धन को बढ़ाएगा, लेकिन शनि की वहाँ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शनि की दृष्टि में 2य भाव होगा तो नाश करेगा, और शनि की अगर यहाँ राशि है और शनि वहाँ अपने धन भाव में नहीं बैठा तो वो आपके धन को नाश नहीं करेगा, उल्टा बढ़ाएगा। अब बात करते हैं हम कि दूसरे भाव में सूर्य हो, शनि हो, सूर्य शनि या सूर्य राहु यहाँ बैठते हैं, तो ये जो ग्रह बैठते हैं इनको जो राजदंड है या सरकार से कोई दंड मिलने वाला होता है, उससे हमारे यहाँ धन का नाश करते हैं। अब देखते हैं कि 11वां भाव एकादश भाव है। यहाँ पे इस भाव के अंदर सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, ये जो भी ग्रह यहाँ बैठेंगे, ये सारे ग्रह हैं, इनमें से जितने भी ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बैठेंगे वो जातक को धन लाभ कराएंगे, क्योंकि वो किसी न किसी भाव के कारक हैं। उस भाव से वो धन का उसको लाभ कराएंगे। यहाँ बैठने के बाद कोई भी ग्रह बैठ जाए, एकादश भाव में ना कोई ग्रह नीच का होता है ना उच्च का होता है, यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो जातक को इस लग्न इसको धन का लाभ कराएगा, नियमित धन का लाभ कराएगा। इसमें कोई संशय वाला, ये हमारे ज्योतिष का सूत्र भी है और इसमें कोई संशय भी नहीं है। अब हम ये भी देखते हैं कि एकादश स्थान में स्थित ग्रह जिन वस्तुओं के कारक होते हैं, उन वस्तुओं के कारोबार से जातक को लाभ करवाते हैं। यहाँ जो ग्रह बैठेगा, जिस चीज़ का कारक होगा, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, सब अलग अलग भाव के कारक हैं ग्रह, तो जो ग्रह यहाँ बैठेगा जिस चीज़ का वो कारक है, उस चीज़ के कारोबार से, लेन देन से जातक को धन का लाभ अवश्य कराते हैं। अब जब कोई व्यापारी किसी अन्य आदमी से पूछता है, जो कोई व्यापार करने वाला है, कि मुझे लाभ किस दिशा में होगा, तो जो 11वां भाव होता है, 11वें भाव में जो स्थित ग्रह है, यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसकी जो दिशा होती है, उस दिशा में ऐसे जातक को लाभ होता है। जो यहाँ ग्रह बैठा है उसका जो काम है, उस जिस चीज़ का वो कारक है, उस काम से जातक को धन का लाभ होता है। तो एकादश भाव हमारी कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जब लाभ होगा तभी जातक खुशहाल रहेगा। लाभ नहीं होगा, कई बार क्या होता है, 2 रुपया कमाया 2 रुपया खर्च हो गया, तो लाभ कहाँ होगी, लाभ कहाँ होगा उसको। 10 रुपये कमा के 2 रुपये खर्च करे, 8 रुपये जो बचते हैं वो लाभ होता है। तो उस लाभ को लाभ कहा जाता है, आय कहा जाता है उसके लिए। तो ऐसा जब हालात बनते हैं तो वहाँ धन बचता है, और जो 2 कमाया 2 खर्च कर दिया, 4 कमाया 5 खर्च कर दिया, तो वहाँ ना धन बचता है ना आय भाव काम करती है। अब हम देखते हैं राशि और ग्रह, इनकी दिशा हमने आपको पीछे भी कई वीडियो बनाए, उसके अंदर हमने बताई है कि कौन सी राशि किस दिशा की कारक होती है, किस दिशा में होती है, या कौन सा ग्रह किस दिशा में होता है। तो उससे आप पूर्ण रूप से विवरण वहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि जातक की कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही है। सूर्य की है, चंद्र की, मंगल की, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, कौन से ग्रह की दशा है और कौन से ग्रह की अंतर दशा है। तो जो विंशोत्तरी दशा होती है, उस दशा के अंदर भी हमें ग्रह लाभ देते हैं। इस ग्रह का जो स्वामी है, इस भाव का जो स्वामी है, उसकी महादशा चल रही है, तो आपको अपनी महादशा में वो लाभ देगा, धन का लाभ देगा, संचित धन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। या कोई भी ग्रह की राशि हो, कोई भी इसमें नंबर हो,
उसका जो स्वामी है, जब उसकी महादशा होगी या उसकी अंतर्दशा होगी, आपको वो अवश्य लाभ देगा। राहु केतु एकादश भाव में अगर यहाँ राहु और केतु बैठते हैं तो वो जो धन प्राप्ति होती है उसमें थोड़ा रोड़ा अटकाते हैं राहु केतु। बाकी और जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहाँ तक जो ग्रह हैं ये सब इसमें कारक होते हैं बढ़िया और अच्छा धन का लाभ करवाते हैं। राहु केतु बैठेंगे तो धन प्राप्ति में ऐसे जो ग्रह हैं वो हमें बाधा कारक होते हैं। राहु और केतु का मतलब होता है कि आकस्मिक काम। हमारे जीवन में अगर कोई भी एक साथ घटना घटती है, आकस्मिक घटना घटती है, इमरजेंसी आती है, वो सिर्फ राहु और केतु की वजह से आती है। ये जो दो ग्रह हैं राहु केतु, इनकी वजह से हमें आकस्मिक लाभ होता है, आकस्मिक नुकसान होगा। और आकस्मिक कोई घटना घटेगी तो इन दोनों ग्रहों की वजह से घटती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक साथ एक झटके में देते हैं। तो जो राहु केतु हैं वो एक साथ तो धन दे देंगे, लेकिन अगर यहाँ बैठेंगे तो धन बाधा जो है ना, धन प्राप्ति में थोड़ी थोड़ी बाधा वो जरूर उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि द्वितीय भावेश और एकादशी जो होते हैं, यहाँ का जो स्वामी है, यहाँ का जो स्वामी है वो, और ये जो नवम भाव का स्वामी है, अगर ये तरह भाग्यस्थान में सारे बैठे हों, धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी भाग्य में बैठे हैं, उसकी स्थिति जहाँ तक कि बहुत सुदृढ़ होती है, क्योंकि धन का स्रोत आय का स्रोत निरंतर बना रहता है, भाग्य में लगा रहता है, तो कभी भी उसके बाद धन की कमी जिंदगी में नहीं रहती। द्वितीयेश, एकादशेश और लग्नेश, इनमें से किसी एक या दो ग्रहों का संबंध अगर भाग्य के साथ बनता है, आय भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, ये दोनों हों या ये दोनों हों भाग्य में बैठते हैं तो वही बात होती है। ये तीनों भाग्य में बैठेंगे तो वही बात होती है, और भाग्य का मालिक इसके साथ बैठता है तो यही बात होती है। भाग्य, नवम भाव, द्वितीय भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव, ये चार भाव ऐसे हैं कि ये जातक की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको हमारे सामने शो करते हैं कि जातक की अपनी स्थिति क्या है। तो ये चारों भाव इतने बहुमूल्य हैं और चारों भावों का आकलन इतना बढ़िया होना चाहिए कि चारों भावों की अगर युति बनती है इनके स्वामियों की आपस में, तो जातक की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा सुदृढ़, बहुत अच्छी होती है। धन की उसके पास कभी कमी नहीं होती और निरंतर उसके बाद आय का स्रोत बना रहता है। अब समझिए मैंने आपको क्या क्या समझाया। पहला भाव लगन का, दूसरा भाव धन का, नवम भाव भाग्य का और एकादश भाव जो है ये हमारी आय का है, लाभ का है। ये चारों भाव हमारे लिए हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जातक के पास कितना धन होगा, कितना धन आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या व्यापार करेगा तो आएगा, इन सब चारों भावों से हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अब एक चीज और देखते हैं, अगर भाग्य से एक स्थान में उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर स्थित हो तो भी धन का लाभ कराता है। ये भाग्य का स्वामी है। ये यहाँ उच्च का बन के बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो तो ये भी लाभ कराता है। भाग्य से अगर यहाँ स्वक्षेत्री बैठा है, मित्र क्षेत्री बैठा है या उच्च का बैठा है तो लाभ भाव कराता है। इसी प्रकार धन भाव में भी भाग्य भाव का स्वामी उच्च क्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो या उसकी स्वराशि अपनी स्वराशि हो तो ये लाभ कराते हैं, लाभ कराते हैं और धन का निरंतर स्रोत ऐसे जातक के पास बना रहता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास धन तो आ गया, कमा लिया, अब हमें ये 12वें भाव है, इसको कहते हैं व्यय भाव। व्यय मतलब होता है खर्चा। भाई धन आएगा तो खर्च भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि धन आया और उसको हमने इकट्ठा कर करके तिजोरियाँ भर ली, ऐसा नहीं होता है। धन आता है तो ज़िंदगी जीने के लिए इसका खर्चा भी करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में, घर में, परिवार में, संतान में या अपने व्यापार के लिए हमें धन चाहिए। बच्चों की ब्याह शादी है, पढ़ाई है, लिखाई के लिए धन चाहिए, शादी करनी है धन चाहिए, बच्चों की शादी करनी है धन चाहिए, खर्चा भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो व्यय भाव है इसका जो बनावट है वो देखते हैं, वो हमें क्या बताता है। अगर आमदनी से खर्च ज़्यादा होगा तो धन कैसे टिके। सभी जानते हैं आप लोग, हमारा आमदनी 2 रुपये की है, खर्चा 3 रुपये का है, तो धन तो टिकने का मतलब ही नहीं है। या 2 कमाया 2 ही खर्च कर दिया तो टिकने का मतलब नहीं है। धन कब दिखता है, हमने 5 कमाए 2 रुपये खर्च किए तो 3 रुपया हमारे पास में तो आय या लाभ के रूप में रहेगा, वो धन हमारा संचित धन या टिकेगा। तो व्यय शुभ चीज़ों पर भी हो सकता है आपका खर्चा और अशुभ चीज़ों पर भी हो सकता है। व्यय 2 प्रकार का होता है, एक तो जायज़ और एक नाजायज़, अशुभ और शुभ।
अब अशुभ क्या है, शुभ क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। बारहवें घर में जो शुभ ग्रह होंगे, हमारे शुभ ग्रह होते हैं, हमारे चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र है। ये 4 ग्रह हमारे शुभ ग्रह हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ग्रह हमारा 12वें भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे जो ग्रह हैं वो शुभ कामों पे आपको पैसा खर्च कराएंगे। पापी ग्रह बैठ जाए, वहाँ शनि महाराज बैठ जाए, या मंगल बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, या चंद्रमा भी कमजोर हो या नीच का हो, चंद्रमा भी बैठ जाए तो चंद्रमा भी पापी हो जाता है, चंद्रमा भी बैठ जाए, तो ये जो ग्रह हैं ये व्यर्थ खर्च और धन की हानि कराते हैं। जो ग्रह जिन वस्तुओं के कारक होते हैं, जो ग्रह यहाँ बैठे हैं, और वो जिन चीज़ों के, जिन वस्तुओं के वो कारक होते हैं, उन चीज़ों पर खर्च कराते हैं। कुंडली में जिन घरों के वो मालिक बनते हैं, और उससे जो संबंधित वस्तु या रिश्तेदार होते हैं, गुरु अगर किसी भाव का यहाँ का मालिक बनता है, यहाँ का मालिक बनता है, ये जो भाव है या यहाँ का मालिक बनता है, तो यहाँ जो ग्रह है और जो उसके रिश्तेदार हैं संबंधित, उनके ऊपर उसका खर्चा होता है। कुंडली में अगर 11वें भाव का जो स्वामी है, अगर वो 12वें भाव में जाके बैठ जाए, लाभ भाव का स्वामी खर्चे में जाके बैठ जाए, तो जो ये 11वें भाव को मित्रों का भाव भी कहते हैं। हमारा जो यारी दोस्ती का जो सर्कल होता है उसको हम एकादश भाव से देखते हैं। अगर ये स्वामी या 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जो जातक है वो अपने मित्रों पे, अपने दोस्तों पे पैसा जो है ज़्यादा खर्च करता है, क्योंकि मित्रों और परिचितों के लिए हमने एकादश भाव को चुना है। तो यही भाव मित्रों और हमारे जो परिचित है उनका भाव है। तीसरे घर का मालिक अगर 12वें में होगा तो क्या होगा, अपने बहन भाई, अपने बंधु को, तीसरा भाव बहन भाइयों का है, बंधुओं का है। तो अगर इसका मालिक 12वें भाव में जाके बैठेगा, तो ऐसा जो जातक है अपने बहन भाई बंधुओं पे पैसा ज़्यादा खर्च करेगा। अब बात करते हैं चौथे भाव की। अगर चौथे भाव का स्वामी हमारे 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, तो ऐसा जो जातक है, अगर उसकी जो दशा भी चल रही है चौथे भाव के मालिक की, और अंतर दशा मान उसकी चल रही है, तो जो खर्चा होगा वो उसकी माँ के ऊपर होगा, क्योंकि चौथा भाव माँ का कारक है। और ये भाव का स्वामी अगर यहाँ 12वें भाव में जाके बैठ जाए, खर्चे के भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक है वो अपनी माँ के ऊपर किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारण की वजह से खर्चा अवश्य करेगा। और ये स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, तो उसका जो वाहन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट मकान, तो उसका इसको नुकसान होता है, क्योंकि ये खर्चे वाला भाव है। इसके जो जिस चीज़ों का ये भाव कारक है, यहाँ इसका नुकसान करा देगा। पैसे का हो पैसे का, मकान का, किसी वाहन का, और माँ के ऊपर भी खर्च करा सकते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी है, ये भाव पत्नी भाव है, पति की कुंडली में पत्नी और पत्नी की कुंडली में पति का भाव है। अगर ये सप्तमेश 12वें भाव में बैठेगा, तो जो खर्चा होगा इसका इस पत्नी के ऊपर खर्चा होगा। दूसरी बात, सप्तम भाव को साझेदारी भी कहते हैं। तो ये सप्तम भाव का स्वामी यहाँ जाके बैठ जाए, तो साझेदारी में उसका नुकसान हो सकता है, इसका पैसा खराब हो सकता है। इसको हम मुकदमेबाजी का भाव भी कहते हैं। तो ऐसा जो जातक है वो मुकदमेबाजी में पैसा खर्च कराएगा। 12वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है, यहाँ जो ग्रह बैठेगा, वो उसका जो कार तत्व है, उस कार तत्व के आधार पे पैसा खर्च करवाता है। गुरु बैठेगा, गुरु का जो कार तत्व है उस पर पैसा खर्च कराएगा। शुक्र बैठेगा, शुक्र का जो कार तत्व है उस पर पैसा खर्च कराएगा। शनि बैठा है यहाँ 12वें भाव में, तो शनि का जो कार तत्व उस पर पैसा खर्च कराएगा। इनमें से जो भी ग्रह यहाँ बैठेंगे 12वें भाव में, इनका जो कार तत्व है उसके ऊपर ये पैसा भाव खर्च कराता है। शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित होगा, बात करते हैं शुक्र देवता की। अगर शुक्र यहाँ 12वें भाव में स्थित होगा, तो ऐसा जो जातक है, ऐश्वर्याराम हो गया, सिनेमा है, मनोरंजन है, और भोग विलास की चीज़ें, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनेगा, बढ़िया वस्त्र पहनेगा, बढ़िया फर्नीचर लाएगा, घर की साज सज्जा करेगा, और इन पे अपना जो है ना वो पैसा खर्च करेगा। अगर 12वें भाव में बृहस्पति कोई शुभ काम होता है घर में, तो उसके ऊपर खर्च कराता है। जैसे घर में विवाह है, कोई और समारोह हो रहा है, मकान बन रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो जो गुरु बृहस्पति का यहाँ
बैठता है तो इन चीज़ों पे वो खर्च कराता है। अगर बुध बैठ जाए यहाँ 12वें भाव में, अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसा जो बुध है वो फिजूल खर्ची, भाषणबाजी, झगड़ा, क्लेश संबंधी तथा अपने बच्चों के ऊपर वैसा ज़्यादा खर्च करता है अगर यहाँ बुध बैठेगा। बात करते हैं कि यहाँ मंगल बैठ जाए 12वें भाव में तो मंगल क्या करेगा। मंगल देवता अगर यहाँ बैठते हैं तो मंगल देवता जातक को झगड़ालू बनाते हैं, भोगी बनाते हैं, जातक भाइयों पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल भाइयों का कारक है और मंगल जैसा ग्रह बैठेगा वहाँ जाके तो ये जो जातक है लगने से ये अपने भाइयों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। और मंगल जवान ग्रह लापरवाही से खर्च करता है। अगर यहाँ सूर्य बैठ जाए द्वादश भाव में तो सूर्य राज्य का कारक है, तो राजद्रोह या राजदंड ऐसे जातक को यहाँ जरूर भरना पड़ता है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दंड पड़ता है तो उसको यहाँ खर्चा करना पड़ता है। व्यापारियों के लिए राजकीय कारणों में नुकसान सूर्य कराता है। द्वादश भाव में अगर सूर्य और शनि, सूर्य महाराज शनि महाराज दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं तो ये व्यापारियों के लिए जैसे मुकदमेबाजी है या कोई सरकार से दंड मिलना है, ऐसा दंड उसको दिला सकते हैं। अगर 12वें भाव में जो ग्रह है उनका जो प्रभाव है वैसा ही प्रभाव 12वें घर पे जो ग्रह पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रह यहाँ बैठेंगे वो क्या आपको नुकसान देंगे। अगर इस ग्रह पे पूर्ण दृष्टि ग्रहों की होती है उसका भी वही प्रभाव होता है जो यहाँ ग्रह बैठने का होता है। बैठने पे जो ग्रह खर्चा कराता है, जिस ग्रह की दृष्टि वहाँ होगी उसी हिसाब से वो उसका खर्चा अवश्य कराएगा। अब हम देखते हैं कि 12वें भाव पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है शुभ काम में खर्चा होगा, और अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो धन का नाश होता है। छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो उसकी पूरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है। तो जो 10वें शनि बैठा हो इसकी दृष्टि पूरे 12वें भाव में पड़ती है। तीसरे घर में अगर शनि बैठा है तो उसकी पूरी 10वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है, ठीक। और पंचम घर में मंगल बैठा है तो उसकी पूरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है। और अगर 9वें भाव में मंगल बैठा है तो उसकी पूरी चौथी दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा तो उसकी भी दृष्टि पड़ती है, राहु बैठा राहु की दृष्टि भी पड़ती है। तो ये जो ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ती हैं ये भी वही खर्चा कराती हैं जो यह ग्रह बैठेगा तो खर्चा कराएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ग्रहों की जैसे दृष्टि पड़ती है या ग्रह वहाँ बैठे 12वें भाव में खर्चे वाले भाव में, तो उसी हिसाब से वो जातक का खर्चा कराते हैं। हमने आपको दूसरे भाव का संचित धन का, एकादश स्थान पर आय का और 12वें भाव का, व्यय भाव का आपको विचार हमने सारा बताया। अब हम ये देखते हैं कि दूसरा और जो 11वां भाव है उस पर कितना शुभ प्रभाव है। दूसरा और 11वां भाव है, इस पर कितना शुभ प्रभाव है। इसके मालिक जितने ज़्यादा बलवान होंगे उतना ही जातक को धनी बनाएंगे। ये दो भाव हैं, इसके जातक जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उनके जो डिग्री है जितनी ज़्यादा होगी, डिग्री ज़्यादा का मतलब होता है कि कम से कम डिग्री 6 से लेकर के और 24 तक होनी चाहिए। 6 से 24 तक ग्रह जो बली होता है, 24 के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है और 6 डिग्री तक उसका प्रभाव कम होता है। तो कोई भी ग्रह अगर 6 से 24 डिग्री के बीच में अगर इन भावों में बैठता है, दूसरे भाव में 11वें भाव में, तो ये उसको धन का स्रोत बहुत बढ़िया बनाते हैं क्योंकि वो बलवान माना जाएगा। अगर हम देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, दोनों स्वामी अगर यहाँ खर्चे के भाव में बैठ जाएं तो ये जातक को बिल्कुल निर्धन बना देते हैं और इतना उसका हाल खराब कर देते हैं कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर मानो 12वें घर में बैठा होगा तो जातक पैसा तो कमाएगा लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा। और दोनों के स्वामी अगर यहाँ बैठ जाएं तो उसका बिल्कुल हाल खराब होगा, निर्धन बना देगा। अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो वो जो कमाता तो जाएगा, जातक कमाएगा लेकिन उसको बचत नहीं होगी, उसको लाभ नहीं होगा। तो आज हमने आपको जन्म कुंडली में आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति के कारक कौन कौन से भाव हैं, उनके जो ग्रह है वो क्या आपको दिखाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आप हमारा वीडियो देखें, अपनी राय दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आता है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और अगर कर दिया है तो आपके लिए धन्यवाद। अगला विषय आपके लिए आएगा मकान का और वाहन का क्या क्या योग होता है, कि जहाँ तक को मकान और वाहन कैसे प्राप्त होता है, अच्छा मकान और अच्छा वाहन। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।